ओके सो फेंस कंपनी के जो दो रिक्वायरमेंट्स हैं वो मैं रिपीट कर देता हूँ। एक उसने कहा है करंट कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करके दें, और एक कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैलकुलेट करके दें फॉर द न्यू प्रोजेक्ट। सो लेट्स रीड द क्वेश्चन एंड solve the question. Equity beta of Fence company is 0.9. That's the current equity beta. And the company has issued 10 million ordinary shares. The market value of each ordinary share is 7.5. The company is also financed by 7% bonds with a nominal value of $100 per bond, which will be redeemed in 7 years' time at a nominal value. The bonds have a total nominal value of 14 million. Interest on the bonds has just been paid, and the current market value of the bond is 107.14. Fans company plans to invest in a project that is different to its existing business operations and has identified a company in the same business area as a project Hex company. The equity beta of the Hex company is 1.5, and the company has an equity market value of 54 million. The market value of the debt of Hex company is 12 million. The risk-free rate of return is 4% per year, and the average return on stock market is 11% per year. Both companies pay corporation tax at the rate of 20%. So in order to find out the weighted average cost of capital, I will use a format. Format क्या है? सबसे पहले आप एक कॉलम बनाएं जिसमें आप लिखें सोर्सेस, फिर एक कॉलम बनाएं जिसमें आप लिखें वैल्यू, उसके बाद आप लिखें कॉस्ट एंड देन टोटल। सो सोर्सेज में आप सोर्सेज लिखें, यानी जो डेट की जो सोर्सेज हैं वो, जैसे एक सोर्स है इक्विटी और एक है बॉन्ड। सो वी ओनली हैव टू सोर्सेज इन दिस करंट क्वेश्चन, सो बॉन्ड्स। अच्छा, इक्विटी की वैल्यू लिखनी है। अच्छा, जब क्वेश्चन साइलेंट हो तो we always use market values of the sources, but if it says clearly that use book values तो फिर book value के बेस पे। so here we are going to use market values. okay, market values कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? इक्विटी की मार्केट वैल्यू निकालने का एक तरीका है, अगर नंबर ऑफ शेयर्स मालूम हो तो जस्ट मार्केट प्राइस पर शेयर से मल्टीप्लाई कर दे, और अगर नहीं मालूम है और टोटल पार वैल्यू दी हुई है ऑफ द शेयर कैपिटल, तो शेयर कैपिटल की जो पार वैल्यू बैलेंस शीट से मिलेगी उसको पार वैल्यू पर शेयर से डिवाइड करें तो नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे। ठीक है, तो यहां भी देख लेते हैं। 10 मिलियन ऑर्डिनरी शेयर्स दिए हुए हैं, सो वी डोंट नीड टू डू दैट थिंग। सो 10 मिलियन, और अगर आप चाहो तो 1000 में कर लो या मिलियंस में ही रहने दो, तो 10 को 10 रहने देते हैं। 10 मल्टीप्लाइड बाय 7.5, तो दिस विल गिव यू द मार्केट वैल्यू इन मिलियंस। सो ये मिलियंस में आ गया। उसके बाद बॉन्ड जो है उनकी टोटल पार वैल्यू दी हुई है 14 मिलियन, बट वो नॉमिनल वैल्यू है। सो 14 डिवाइडेड बाय पार वैल्यू ऑफ ईच बॉन्ड इज ऑलवेज इक्वल टू 100 इनटू मार्केट वैल्यू 107.14। सो इट इज अप्रोक्सीमेटली 15 और ये 75 मिलियन। सो दोनों को अगर हम ऐड करें तो टोटल कैपिटल की वैल्यू जो है वो 90 मिलियन है। अब कॉस्ट पे बात करते हैं। अच्छा, कॉस्ट ऑफ इक्विटी वी डोंट हैव, सो वी नीड टू फाइंड आउट। और लेकिन हमें जो भी डेटा इस्तेमाल करना है वो करंट वाला इस्तेमाल करना है, क्योंकि उसने कहा करंट निकाल के दो। तो करंट के लिए, करंट कॉस्ट ऑफ कैपिटल के लिए करंट डेटा में, अच्छा पहले हमें देखना पड़ेगा कॉस्ट ऑफ इक्विटी के लिए यहां पर जो मॉडल इस्तेमाल होगा वो या तो CAPM इस्तेमाल होगा या डिविडेंड ग्रोथ मॉडल इस्तेमाल होगा। यहां आपको क्या लगता है कौन सा CAPM यूज होगा? डेटा CAPM का दिया हुआ है। सो उसके लिए रिस्क फ्री रिटर्न विच इज 4%, इक्विटी बीटा 0.9, the existing equity beta, into market return 11% minus 4%. Okay, don't directly put in 7%. Huh? Show the examiner that you have calculated it. 10.3%. So that is cost of equity. ठीक? Now let's talk about the bond. Bond redeemable है, रिडीम होंगे, और रिडीमेबल बॉन्ड के लिए फिर आपको वर्किंग करनी पड़ेगी। कॉस्ट ऑफ डेट ऑफ बॉन्ड्स, उसके लिए आपको एक 0, 1, 2, 3 कितने साल के बाद 4, 5, 6 एंड 7 ईयर्स पे वो रिडीम होगा। ओके, हमेशा
आप यहाँ पर कैश फ्लो लिखेंगे तो जीरो पे हमेशा मार्केट वैल्यू लिखेंगे, ठीक है, मार्केट वैल्यू लिखेंगे और फिर देखते हैं आगे क्या करते हैं। सबसे पहले इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें ये देखना है कि अगर मैं इन्वेस्टर को आज बॉन्ड दूंगा तो इन्वेस्टर कितने मुझे देगा, तो उसके लिए जो आउटफ्लो है बेसिकली इन्वेस्टर के लिए वो कितना होगा, ऑब्वियसली द मार्केट वैल्यू। तो मार्केट वैल्यू है 107.14 डॉलर्स। दिस इज व्हाट द इन्वेस्टर इज गोइंग टू पे, और हम उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आईआरआर निकाल रहे हैं जो कि हमारा कॉस्ट ऑफ डेट होगा। वो देगा 107.15, फिर उसके बदले हम उसको देंगे 7 साल तक इंटरेस्ट। कितने परसेंट इंटरेस्ट देंगे, कहां लिखा हुआ है, 7%, यप 7%, ओके। सो 7% into 100 into whatever the tax rate is, वो आप माइनस करेंगे। टैक्स है 20%, तो हम 80% लेंगे। क्यों? क्योंकि बॉन्ड पे इंटरेस्ट दिया जाता है और इंटरेस्ट टैक्स पर्पस के लिए एक एक्सपेंस तस्वुर किया जाता है। जब आप उसको एज ए एक्सपेंस क्लेम करते हो तो आपका टैक्स सेव हो जाता है। तो एक तरफ से कॉस्ट, दूसरी तरफ से सेविंग, तो नेट ऑफ तो 80%, तो कितना आ जाएगा, $5.6 पर $100 आप इंटरेस्ट आपको मिल रहा होगा। और 7th ईयर के ऊपर वो रिडीम होगा, और रिडीम के लिए उसने कहा नॉमिनल वैल्यू यानी पार वैल्यू पे रिडीम होगा विच इज 100। तो लास्ट ईयर ना सिर्फ इंटरेस्ट मिलेगा, $100 भी मिल जाएंगे आपको, तो लास्ट ईयर में 105.16 मिलेगा। सो दिस इज द कैश फ्लो पैटर्न ऑफ दिस इन्वेस्टमेंट फ्रॉम द इन्वेस्टर्स पर्सपेक्टिव। जैसे इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में इनिशियल इन्वेस्टमेंट होती थी, फिर नेट कैश फ्लोज होते थे, ठीक है, वो आगे सारे। अब आप आईआरआर निकालने जा रहे हो इन्वेस्टर का, जो कि हमारी कॉस्ट ऑफ डेट है। सो आईआरआर का फॉर्मूला, आईआरआर ब्रैकेट ओपन करें, और जो कैश फ्लोज हैं वो पहले सेल से लेकर आखिरी सेल तक सारी रेंज सेलेक्ट कर लें और एंटर कर लें, तो ये आपको आईआरआर कैलकुलेट करके देगा जो कि एक्चुअली हमारे कॉस्ट ऑफ डेट होगा, एंड इट इज गोइंग टू बी अप्रोक्सीमेटली 4%। 2 डेसिमल प्लेस तक लिख लेते हैं, 4.39%. So it means we will be paying 10.3% to the shareholders, and 75 million अगर हमने उनसे लिए हैं एक तरह से, और जिसके ऊपर हम 10.3% देंगे, तो डॉलर्स में हम सालाना कितना देंगे, 7.73 million. We'll be paying $7.73 million every year against this investment. And against this one we'll be paying 4.39, जो कि कितना परसेंट बनता है डॉलर की शक्ल में, 0.66 मिलियन। तो टोटल जो बनेगा हर साल का वो 7.73 प्लस 0.66, 8.38। सो 8.38 मिलियन हम इस वक्त पे करेंगे अपने इन्वेस्टर्स को अगेंस्ट $90 million ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो ये जो कॉस्ट हम दे रहे हैं, ये एज अ परसेंटेज कितनी बनती है, उसको कहते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल। सो 8.38 अगेंस्ट $90 million इन्वेस्टमेंट, इट इज गोइंग टू बी 9.32%. So the current weighted average cost of capital is 9.32%. That's the answer. Weighted average cost of capital. So if the risk does not change, this is going to be your average cost of capital, जिसको आप use करोगे डिस्काउंटिंग के लिए, एनपीवी निकालने के लिए प्रोजेक्ट की, ठीक। उसके बाद बी पार्ट में उस सवाल में लिखा हुआ था कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ इक्विटी टू बी यूज फॉर द न्यू प्रोजेक्ट। अच्छा, अब जाहिर है नया प्रोजेक्ट है और उसके हिसाब से कॉस्ट ऑफ इक्विटी अगर आप निकालते हो तो मॉडल तो वही सीएपीएम यूज होगा, ठीक है। और सीएपीएम में आप यूज करते हो रिस्क फ्री रिटर्न, मार्केट रिटर्न, ये दोनों तो सेम रहेंगे क्योंकि मार्केट का रिटर्न तो दिया हुआ है, रिस्क फ्री भी दिया हुआ है। द ओनली प्रॉब्लम इज इक्विटी बीटा। जो इक्विटी बीटा अभी हमने यूज किया था वो था फेंस कंपनी का इस वक्त का इक्विटी बीटा, और वो शो कर रहा था इस वक्त का रिस्क, वो तो हो गया। अब प्रोजेक्ट स्पेसिफिक की बात कर रहे हैं, तो रिस्क लेवल शुड बी ऑफ दैट इन न्यू इन्वेस्टमेंट, नॉट द एक्जिस्टिंग वन। सो 1.9 तो डिस्कार्ड कर दें, खत्म, बेकार। लेकिन जिस बिजनेस में हम जा रहे हैं वहां हमसे पहले एक बिजनेस मौजूद है, हेक्स कंपनी, उसका इक्विटी बीटा है 1.2, equity beta shows systematic risk. Systematic risk includes business and financial risk. Business risk depends on the business. Financial risk depends on the gearing, how much debts you have. Since we both will be having the same type of business, लिहाजा जो हमारा business risk है वो same होगा।
लेकिन हम दोनों का फाइनेंशियल रिस्क डिफरेंट हो सकता है, क्योंकि हमारी इक्विटी जो है और डेट का रेशो अलग हो सकता है, जो कि है इस क्वेश्चन में। अब उसका जो इक्विटी बीटा है वो बिजनेस रिस्क तो वही शो कर रहा है जो हमारा है, क्योंकि हम वही बिजनेस करने जा रहे हैं, बट जो उसका फाइनेंशियल रिस्क है वो हमारा नहीं है। तो इक्विटी बीटा तो उसका है, तो उसका ही बिजनेस रिस्क शो कर रहा होगा और उसका ही फाइनेंशियल रिस्क। अब वी शेयर द बिजनेस रिस्क बट वी डोंट शेयर द फाइनेंशियल रिस्क। सो अब हमें करना ये होगा कि उसका जो इक्विटी बीटा है उसको अनगियर करना पड़ेगा, उसमें से फाइनेंशियल रिस्क उड़ाना पड़ेगा यूजिंग दैट फॉर्मूला। ठीक है, सो हमें एसेट बीटा निकालना पड़ेगा, एसेट बीटा निकालना पड़ेगा, and we have learned the formula of asset beta. So let me write the formula again for you to find out asset beta कैसे निकाला जाता है। उसका फॉर्मूला मैं लिखवा देता हूं, so that asset beta निकालने के लिए you need क्या, equity beta multiplied by equity divided by equity plus debt 1 minus tax. With the help of this formula we can find out the ungeared beta और द एसेट बीटा। क्यों सर? क्योंकि इक्विटी बीटा में बिजनेस रिस्क और फाइनेंशियल रिस्क दोनों है, हमें फाइनेंशियल रिस्क उड़ाना है। फाइनेंशियल उस डेटा में उड़ा हुआ, उस कैलकुलेशन में उड़ा होता है जिसमें एसेट बीटा होता है। तो इक्विटी बीटा कितना दिया हुआ है? 1.2। इसको मुझे अनगियर करना है, इसमें से फाइनेंशियल रिस्क उड़ाना है, तो 1.2 इंटू इक्विटी। इक्विटी कितनी है इसकी? 54 मिलियन डिवाइडेड बाय इक्विटी 54 प्लस 12 मिलियन डेट इनटू 1 माइनस टैक्स। टैक्स रेट कितना है? 20% है। सही है, ब्रैकेट से यहां पर मसला नहीं है, मेरे पास बहुत सारे थे, मैंने बहुत सारे लगा दिए, तो ये आ गया 1.01। तो बेटर टू राइट इट अप टू 2 डेसिमल प्लेस, लुक्स गुड 1.0 टन। अब आप खुद से देखिए, इक्विटी बीटा था 1.2, एसेट बीटा रह गया 1.02, क्योंकि उसमें से फाइनेंशियल रिस्क निकल गया। अब मेरा बिजनेस रिस्क तो ये रिफ्लेक्ट कर रहा है, बट मेरा फाइनेंशियल रिस्क रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा, तो आई कांट यूज दिस बीटा बिकॉज दिस डज नॉट हैव फाइनेंशियल रिस्क। नाउ आई हैव टू पुट इन माय फाइनेंशियल रिस्क अगेन, फिर मेरा जो बीटा आएगा वो वाला बीटा होगा जो मुझे इस्तेमाल करना है। सो मुझे वापस क्या निकालना है? इक्विटी बीटा निकालना है। सो ये जो फॉर्मूला है ये रिवर्स हो जाएगा। इक्विटी प्लस डेट ऊपर जाके क्या हो जाएगा? इक्विटी प्लस डेट ऊपर जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई, और इक्विटी नीचे आके डिवाइड हो जाएगी, बट सेम वाला नहीं, अब हमारी कंपनी वाला रेशो आएगा। किसका भाई? क्या किसका? हमारी कंपनी का रेशो इस्तेमाल होगा, हमारी कंपनी का। ठीक है, अब हमारी कंपनी के डेट ये वाला है, ये दिया हुआ है ना, इक्विटी और डेट वैल्यूज दी हुई है। सो अभी हमने 54 और 12 मिलियन यूज किया था, क्योंकि हमने उसका फाइनेंशियल रिस्क खत्म करना था। अब हमने अपना फाइनेंशियल रिस्क ऐड करना है, तो हमने अपनी इक्विटी और बीटा की वैल्यू, इक्विटी और डेट की वैल्यू उठानी है, जो कि ऑलरेडी हम कैलकुलेट कर चुके हैं। सो लेट्स डू इट। इक्विटी बीटा, ओके, डोंट राइट 1.02 बिकॉज इट्स ऑलरेडी इन द सेल। कनेक्ट इट, ऑलवेज कनेक्ट व्हाट यू हैव कैलकुलेटेड। अलग से 1.02 टाइप करोगे ना तो कनेक्शन खत्म हो जाएगा, और वो देखेगा 1.02 कहां से है। अब हमने कनेक्ट कर दिया, उसको देखना है ना, तो वो B45 सेल में जाके डबल क्लिक करके चेक कर लेगा। ओके, इनटू इक्विटी, इक्विटी ये रही, प्लस डेट ये रहा, इनका कितना करूं? 80% क्लोज, डिवाइडेड बाय क्या? इक्विटी कितनी है? 75 ब्रैकेट क्लोज। सो अब ऊपर इक्विटी प्लस डेट माइनस टैक्स आ गया, नीचे इक्विटी आ गई, रिवर्स। कितना आया? 1.18। अच्छा, अब आप गौर से देखो, तो जो उसका इक्विटी बीटा था वो कितना था और हमारा कितना आ रहा है? वजह उसकी ये है कि उसकी जो इक्विटी थी वो 54 थी और डेट थी 12। ठीक है, उसके पास क्या हो रहा था? टोटल 54 प्लस 12 कितना बनता है? 66। 66 में से 12 मिलियन जो थे वो डेट थे। जरा कैलकुलेटर उठाएं जल्दी से, जरा देखते हैं एक परसेंटेज क्या है डेट की। उसकी डेट की परसेंटेज है 12 डिवाइडेड बाय 66, 12 डिवाइडेड बाय 54 प्लस 12। सो उसके पास टोटल कैपिटल में से 18.18% क्या था? डेट था। मैं कैलकुलेट भी करके दिखा देता हूं। उसके पास डेट है 12, ये सिर्फ एक्सप्लेनेशन के लिए करवा रहा हूं,
और इक्विटी प्लस डेट मिलाकर 54 यानी 66 है। तो 12 मिलियन डेट टोटल कैपिटल का कितना परसेंट बन रहा है? 18.18%। जबकि हमारे वाले में जो डेट है वो है 15 आउट ऑफ 90। कितना परसेंट बनता है? तो हमारे पास 16% डेट है अप्रोक्सीमेटली, उसके पास 18% है। किसके पास डेट की परसेंटेज ज्यादा है? तो उसके पास फाइनेंशियल रिस्क ज्यादा होगा। फाइनेंशियल रिस्क ज्यादा था इसलिए उसकी इक्विटी बीटा 1.2 है और हमारा स्लाइटली कम है, बिकॉज हमारे फाइनेंशियल रिस्क थोड़ा कम है, ज्यादा कम नहीं है, इसलिए ज्यादा डिफरेंस भी नहीं है। ये आ गया 1.18, इक्विटी बीटा आ गया। अब हम निकालते हैं कॉस्ट ऑफ इक्विटी। रिस्क फ्री कितना? 4%। इक्विटी बीटा कितना? 1.18 इनटू मार्केट रिटर्न 11% माइनस 4%, 12.27%। दैट इज कॉस्ट ऑफ इक्विटी फॉर द न्यू बिजनेस। न्यू बिजनेस के लिए एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल नहीं मांगा था, कॉस्ट ऑफ इक्विटी मांगी गई थी। So this is the answer. This is called cost of equity for the new project.